चलो बच्चों, आज का लेक्चर अपन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक चैप्टर है परमाणु और अणु। परमाणु और अणु का एक नियम आता है, उस नियम का नाम है रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम, यह रासायनिक संयोजन का नियम जो है दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया, जिसमें से एक वैज्ञानिक का नाम है आंतवा एल लवॉइजिए, और जो दूसरे वैज्ञानिक का नाम था वो था जोसेफ एल प्रोस्ट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के अपना रासायनिक संयोजन का नियम दिया। ये रासायनिक संयोजन का नियम ये कहता है कि कोई भी तत्व अथवा परमाणु होते हैं, परमाणु और अणु, उनका जो संयोजन होता है रासायनिक रूप से, वो किस प्रकार होगा। वो रासायनिक संयोजन जब होता है, जब परमाणु या अणु मिलते हैं, तो वो अणु जब मिलेंगे या परमाणु जब मिलकर अणु का निर्माण करेंगे, तो उसके अंदर जो है ऐसा क्या संयोजन होता है कि उसका द्रव्यमान और उसका जो अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर रहेगा। हम भी समझते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान का मतलब हो गया कि समझ लो कि हमारे पास बहुत सारे तत्व हैं, जिसमें से एक तत्व का एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन ले लिया, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो गया, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान मानेंगे तो क्या हो जाएगा 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु द्रव्यमान हो गया 12। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कार्बन किस में पाया जाता है, कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है, कार्बन कोयले के अंदर पाया जाता है, यानी कार्बन लगभग संसार की समस्त वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। इस कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो गया अपने पास 12। ऑक्सीजन आता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, 16 दूनी 32 हो गया, तो 12 प्लस 32। 12 तो द्रव्यमान हो गया कार्बन का, 32 द्रव्यमान हो गया O2 के अणु। 12 प्लस 32 हो गया आपने 44। ये आ गया परमाणु द्रव्यमान। किसका परमाणु द्रव्यमान है ये? CO2 का परमाणु द्रव्यमान। इस प्रकार से हम परमाणु द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि रासायनिक संयोजन का जो नियम है, इसके अंदर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने नियम दिए गए। रासायनिक संयोजन नियम के अंदर 2 नियम दिए गए हैं। सबसे पहला नियम जो है वो आता है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा नियम जो आता है वो आता है स्थिर अनुपात का नियम। तो सबसे पहले पहला नियम पढ़ते हैं हम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब हम सीधा से समझ जाएंगे कि नाम लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण, इसका मतलब द्रव्यमान की हमेशा रक्षा होगी। द्रव्यमान की रक्षा होगी यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। द्रव्यमान ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ना उसको नष्ट किया जा सकता है, ना उसको बनाया जा सकता है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का द्रव्यमान, किसी भी अणु का द्रव्यमान, कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा CO2। इस रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले कार्बन और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, वो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में जो बना है CO2, इसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। पहले जितना परमाणु द्रव्यमान था उतना का उतना बाद में भी परमाणु द्रव्यमान रहेगा, ना तो बदलेगा, ना घटेगा, ना बढ़ेगा, यानी कि ना तो उसका सृजन किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। हमें पता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे
2 परमाणु है यानी ऑक्सीजन का पूरा एक अणु है, तो इसका हो गया 32। 12 + 32 कितना हो गया? 44। CO2 का अगर उदाहरण ले तो CO2 में कार्बन का कितना हो गया? कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। टोटल कितना हो गया? 44 ग्राम। 44 ग्राम, 44 ग्राम बराबर हो गया। ये नियम यही बात करता है कि द्रव्यमान का हमेशा संरक्षण होता है।